गुजरात के उस भूकंप ने हर जगह तबाही मचाई थी। घर, दुकानों और बिल्डिंगों से ज्यादा नुकसान हुआ था परिवारों का। ऐसा ही एक परिवार था दिनसुख शाह का। दिनसुख भाई अपनी बीवी, 2 बच्चे और एक भाई के साथ रहते थे, लेकिन इस भूकंप ने उनके पूरे परिवार और बिजनेस को उजाड़ दिया था। दिनसुख भाई, उनकी बीवी और उनकी बच्ची सब इस भूकंप में खत्म हो चुके थे। परिवार में कोई बचा था तो उनका छोटा भाई रमेश और बेटा समर्थ। समर्थ को घर में सब सैम बुलाते थे। दिनसुख और उसके भाई रमेश की कभी बनती नहीं थी। दिनसुख चाहता था कि वो उसके साथ बिजनेस करे, लेकिन रमेश को शेयर मार्केट और शराब से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। नतीजा ये कि आए दिन लड़ाई झगड़े और घर में तमाशा। इस भूकंप के बाद जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। फैमिली, बिजनेस, घर, परिवार, सब कुछ। बचे थे तो बस रमेश और उसका भतीजा सैम। अब सैम की पूरी जिम्मेदारी रमेश पर आ चुकी थी और उसको ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वह हमेशा से आजाद और बिना जिम्मेदारियों के रहना चाहता था, लेकिन अब क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। खैर, अभी के लिए उसने सैम को संभालना शुरू कर दिया था। वो लोग शहर से दूर एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उनके पास ज्यादा सामान तो बचा नहीं था, तो बस कपड़े और थोड़े बर्तन लेकर वो उस नए घर में रहने चले गए। पापा मम्मी कहाँ हैं? आपने बोला था कि वो भी साथ आएंगे। बेचारा सैम अपने चाचा से यही सवाल कितनी बार पूछ चुका था। आएंगे बेटा, वो बोल रहे हैं कि तुम लोग रहो जाके नए घर में, वो थोड़े दिनों बाद आ जाएंगे, रमेश ने सैम को समझाते हुए कहा। शहर से थोड़ी दूर जाकर था ये नया घर। 2 कमरों की इस घर को रमेश को फिर से बसाना था। उस घर में पहले कोई रहता था, तो थोड़ा उनके जाने के बाद थोड़ा बहुत सामान छोड़कर गए थे, जैसे गैस, टेबल्स, थोड़ा फर्नीचर, बेड वगैरह। इन सब सामान की वजह से रमेश को काफी मदद हो गई थी। घर की सफाई करते वक्त काफी सामान ऐसा भी था जो उनके किसी काम का नहीं था, जैसे बिजली के तार, कुछ कपड़े, किताबें। सैम को एक दिन बेड के नीचे एक टेडी बेयर भी मिला। वो उसे देखकर काफी खुश हुआ। वो नया जैसा ही था। जो लोग पहले रहते थे वो शायद इसे गिराकर भूल गए होंगे। ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिन से धूल खा रहा था। सैम ने बड़े ही प्यार से उसे पहुंचा और नए जैसा बना दिया। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें और वो सफेद रुई जैसा शरीर। सैम का तो जैसे इस घर में शिफ्ट होना सफल हो चुका था। उसने उस टेडी बेयर का नाम सोनू रखा। सैम, जो अभी तक उसके परिवार के ना होने से थोड़ा दुखी और खोया खोया रहता था, अब काफी खुश रहने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसका परिवार ही सोनू के शक्ल में वापस आ गया हो। उसने अपने ही कुछ खेल बना लिए थे। वो हमेशा कहता, चाचा देखो,
ये सुनो ना अभी नीचे गिर गया। चाचा चाचा देखो, ये सोनू ने खाना गिरा दिया। चाचा मैं सोनू को लेकर बाहर जाऊं खेलने? वो हमेशा अपने चाचा से यही सब बातें करता रहता। अरे तुमने खाना नहीं खाया तो बेचारे टेडी पर इल्जाम लगाते हो। सैम, सोनू स्ट्रांग है, उसे चोट नहीं लगती, तुम रोना बंद करो। रमेश हमेशा उसको यही सब बोलकर समझाता रहता। हालांकि सोनू की वजह से रमेश की काफी मुश्किलें आसान हो गई थी। सैम हमेशा सोनू के साथ ही खेलता रहता और उसे ज्यादा परेशान नहीं करता था। सैम हमेशा सोनू को अपने पास ही रखता था और यहां तक कि सोता भी उसके साथ ही था। कुछ महीनों ऐसा चलता रहा। फिर धीरे धीरे रमेश को उलझन सी होने लगी। उसका शेयर मार्केट वाला काम भी कुछ खास नहीं चल रहा था और ऊपर से ये सैम की जिम्मेदारी। ये सब उसके लिए कुछ ज्यादा ही था। वो दिन भर बाहर अपने शेयर मार्केट का काम करता था और रात में आके शराब पीता था। वो काफी लापरवाह हो गया था। घर में लेट आता, कभी मन करता तो खाना बनाता, वरना बिना खाना बनाए या बिना खाना खाए ही सो जाता। सैम को भी उसकी वजह से भूखा रहना पड़ता था। रमेश का मूड अब भी खराब सा रहने लगा था, जैसे वो तंग आ चुका था और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहता था। एक दिन वो घर लौटा और शराब पीकर सोने चला गया। तभी उसे सैम के रूम से कुछ बात करने की आवाज आई। वो सैम के रूम में गया और बोला, सोए नहीं तुम? सो जाओ, बात मत करो और मुझे भी सोने दो। चाचा भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना प्लीज। अरे हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कल खिलाऊंगा, चलो सो जाओ। ये बोलते हुए वो अंदर सोने चला गया। सोने के बाद भी कुछ हल्की सी आवाजें आ तो रही थी, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया और सोता रहा। अगले दिन वो सुबह उठा तो उसने जो देखा उसे देखकर वो गुस्से से लाल हो गया। ड्राइंग रूम की दीवारें पर जैसे स्केच पेन से बड़ा लिखा हुआ था, खाना खाना दो। कमरे की हर दीवार में बस यही खाना दो लिखा हुआ था। जैसे ही वो पीछे सैम को डांटने के लिए मुड़ा तो उसे पैर में काफी दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसकी हल्की चीख निकल गई। उसके पैर की 2 उंगलियां गायब थी, जैसे किसी ने उखाड़ ली हो। वो गुस्से से पैर पटकते हुए सैम के कमरे में गया और जोर से चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि लेट हो गया है, खाना मिल जाएगा बाद में। स्केच पेन से दीवार खराब क्यों? इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, अपने सामने जो उसने देखा
उसे जैसे उसकी जान ही अटक गई और एकदम हिल गया। बेड पे उसके नाखून पड़े हुए थे और एक उंगली को सैम बड़े ही स्वाद लेकर खा रहा था। वो ऐसे चाटते हुए उस उंगली को चबा रहा था जैसे कोई स्वादिष्ट सी मिठाई हो। ये क्या है सैम? क्या क्या तूने? ये मेरी उंगलियां। दर्द में चीखते और गुस्सा करते हुए वो सैम पर चिल्लाया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो सैम बोला, भूख लगी थी चाचा। लंगड़ाते हुए और पूरे गुस्से में रमेश ने आगे बढ़कर जैसे ही हाथ उठाकर सैम को चाटा लगाना चाहा, तभी उसका हाथ हवा में ही जैसे रुक गया। गर्दन टेढ़ी करके तिरछी नजर से उसने देखा कि सोनू 8-10 फुट बड़ा हो चुका था। वो लाल खून उसकी सफेद रुई वाली शरीर पर काफी डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रमेश की एक उंगली को उसने भी खा लिया था। सोनू ने दीवार की तरफ रमेश को उछाल दिया और वो हवा में उछलते हुए दीवार से टकराया। दीवार से टकराते ही दीवार के अंदर से कुछ हाथों ने जैसे उसे जकड़ लिया। वो हाथ पूरे काले चिपचिपे और हड्डी जैसे पतले थे। उनके नाखून लंबे और कील जैसे नुकीले थे। दीवार में से करीब 10-12 हाथ बाहर निकलकर रमेश को पैर, सिर, हाथ, पेट और मुंह से भी पकड़े हुए थे। भूख लगी थी, हम सब भूखे हैं। एक अजीब सी आवाज दीवार के अंदर से आई और इसी आवाज के साथ 4 हाथ रमेश के मुंह को खोलकर उसके मुंह के अंदर जाने लगे। जब यह हो रहा था तो सोनू और सैम दोनों ताली पीट पीट कर हंस रहे थे। वो हाथ और तेजी के साथ रमेश के मुंह से उसके पेट में घुसने लगे। इस चीख के साथ जैसे उन हाथों ने रमेश के शरीर को 2 हिस्सों में बीच से फाड़ दिया था। सिर से पैर तक 2 हिस्से होकर उसका शरीर वही खून में डूबा गिरा पड़ा था। उन हाथों ने उसकी अंतें, दिल, लिवर सब कुछ उठाकर दीवार के अंदर खींच लिया और बाकी के शरीर पर सोनू और सैम टूट पड़े। तू मुझे भी ले चल अपने साथ सोनू। मैं यहाँ क्या करूँगा? ये सुनते ही सोनू हल्के से मुस्कुराया। कुछ महीनों बाद जब वहां कोई नए लोग रहने आए तो उन्हें बेड के नीचे 2 टेडी बेयर मिले, सोनू और सैम।